हेलो एवरीवन। म्यूजिक पेपर वन और पेपर टू का प्रैक्टिस सेट 27 जो आपके बीपीएससी और स्टेट स्वच्छता परीक्षा 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी पे से जैसे कि साफ साफ आपके बीपीएससी आयोग ने साफ कह दिया है। जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस रहेंगे। तो आपके एग्जाम में काफ़ी कम टाइम है, तो अगर आप चाहते हो डिटेल में अपने तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करना, तो आप लोग के लिए दिया जा रहा है 17 प्रैक्टिस सेट सिर्फ 151 में, जिसमें आपको 3500 क्वेश्चन आंसर और साथ में सॉल्यूशन के साथ दिया जा रहा है, जो किसी भी आप म्यूजिक पेपर वन और पेपर टू की तैयारी कर रहे हो उसे आसानी से आप क्लियर कर सकते हो अगर आप 3500 क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो तो। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपके कुछ नए क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी से जो आपको डिटेल में आपको दिया गया है। लेने के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी या वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पंडित वीडी फलूसकर किसके शिष्य हुआ करते थे? पहला ऑप्शन है पंडित कृष्ण कुलकर्णी, पंडित रामाश्रय झा, पंडित कुमार गर्दो या ऑप्शन डी पंडित बालकृष्ण बुआ। तो याद रखिएगा, पंडित बी.डी. फर्रुखार आपके पंडित बालकृष्ण बुआ के शिष्य हुआ करते थे। और याद रखिएगा, इनका जन्म 1872 में 18 अगस्त को हुआ था, पूर्णिमा के टाइम पे, जो आपके बेलगांव नामक स्थान पर इनका जन्म माना जाता है। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अभिनव राग मंजरी डैश ने लिखा था। यह सवाल आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि अभिनव राग मंजरी किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। पहला ऑप्शन है स्वामी हरिदास, ऑप्शन बी है अव्वल, ऑप्शन सी है पंडित वेदी फलुस्कर या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो काफ़ी फेमस बुक है अभिनव राग मंजरी। इसके लेखक आपके पंडित विष्णु नारायण भाटखंडे को माना जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। और याद रखिएगा, अभिनव राग मंजरी के लेखक आपके विष्णु नारायण भाटखंडे जी को माना जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कई बार आपके पेपर में पूछा जा चुका है। जब भी आपका म्यूजिक पेपर होता है तब तब ये सवाल आता है, अमीर खुसरो डैश शासक के अधीन थे? जहांगीर के अधीन थे, शाहजहां के अधीन थे, अलाउद्दीन खिलजी के अधीन थे या ऑप्शन डी अकबर के? तो याद रखिएगा, अमीर खुसरो की बात की जाए तो अलाउद्दीन खिलजी शासक के अधीन माने जाते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1253 में एटा जिला के पटियाला नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। अलाउद्दीन संगीत के बहुत बड़े प्रेमी थे। उसने अमीर खुसरो का राज गायक भी बना दिया था। और ये भी याद रखिएगा, अमीर खुसरो ने आपके सितार के आविष्कारक भी माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। झपटाल में कितनी मात्राएँ होती हैं? मैंने कई बार आपको बता चुका हूँ कि झपटाल में टोटल 10 मात्राएँ होती हैं और 4 विभाग होते हैं। क्योंकि हमेशा आपके पेपर में मात्राएँ और विभाग पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा कि झपटाल में 10 मात्राएँ और 4 विभाग होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। जिस मूर्छना में अंतर्गंधार का प्रयोग होता है उसे किस नाम से जानते हैं? पहला ऑप्शन है शाकाकली, ऑप्शन बी है अंतर संहिता, ऑप्शन सी है शुद्ध या ऑप्शन डी पूर्णा। तो जिस मूर्छना में अंतर गंधार का प्रयोग होता है उसे अंतर संहिता कहते हैं। सारंगदेव ने 4 प्रकार की मूर्छनाओं का वर्णन किया था। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में 4 मूर्छनाओं का नाम दे सकता है और आपको पूछ सकता है कि इनमें कौन सा डिफरेंट है। तो याद रखिएगा, 4 ऐसे मूर्छनाओं का क्या नाम था? तो पहले सूद, काकली, अंतर संहिता और अंतर काकली संहिता, ये 4 आपके सारंगदेव द्वारा 4 मूर्छनाओं का नाम है। इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर रख लीजिएगा अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट नहीं है तो। अगला क्वेश्चन है, एक राग की औरो संपूर्ण जाति में आरोह में और अवरोह में कितने स्वर होते हैं? ये भी सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है और आपको बताना है कि अवरोह में और आरोह में कितने स्वर होते हैं। तो याद रखिएगा, आरोह में आपके 5 और अवरोह में 7 स्वर होते हैं।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और इनकी जाति क्या होती है? तो याद रखिएगा, इसकी जाति ऑटो संपूर्ण जाति मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन, आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन-सा ऐसा ऑप्शन है जो बाकियों से डिफरेंट है। पहला ऑप्शन है क्वार, बिहार, आर या ऑप्शन डी द्वार। तो याद रखिएगा, द्वार किसी भी लयकारी के अंतर्गत नहीं आता है। तो बाकियों से काफ़ी डिफरेंट है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और याद रखिएगा, क्वार, बिहार और आर ये तीनों लयकारी के प्रकार माने जाते हैं। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन ज़्यादातर भजन और संकीर्तन गायक द्वारा शुरू हुआ था। किनके शासनकाल में ये आंदोलन शुरू हुआ था, आपको ये बताना है। ये सवाल आपके यूपी पीजीटी, बीपीएससी, डीडब्ल्यूएसबी हर एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा, मुगल काल के दौरान आपके उत्तर भारतीय में भक्ति आंदोलन ज़्यादातर भजन और संकीर्तन गायन द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। कौन से धातु में सभी स्वर कोमल होते हैं? भैरवी, यमन, भैरव या ऑप्शन डी काफी। तो भैरवी धातु में सभी स्वर आपके कोमल लगते हैं और इसकी रचना भैरवी धातु से मानी गई है, इसे भी आप याद रखिएगा। और इसकी जाति जो होती है संपूर्ण संपूर्ण जाति मानी जाती है। और आपका जो भैरवी गाने का समय होता है वो प्रातः काल होता है, मतलब सुबह का समय माना जाता है आपके भैरवी धातु का गाने का समय। तो सारे पॉइंट को नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा। ताल झुमरा में डैश मात्राएं खंड की डैश शाखाएं और डैश मात्रा पर खाली होती है। आपको बताना है कि इन द फिल इन द ब्लैंक में कौन सा ऑप्शन सुटेबल फील किया जाएगा। तो याद रखिएगा, बात की जाए झुमरत ताल में, तो झुमरत ताल में आपकी 14 मात्राएं होती हैं और आपके 4 विभाग होते हैं। 4 विभाग इसमें है और इसमें है। और इसमें आपके जो खाली पड़ती हैं वो 8 पर खाली पड़ता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। और इसका प्रयोग विलंबित लय में ख़याल गान के समय इसका प्रयोग किया जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन, आपको एक लय दी गई है। आपको पहचान करना है कि जो लय है वो किस ताल की लय लिखी गई है। ऑप्शन है आर लय, दुगुन लय, तिगुन लय या ऑप्शन डी चौगुन लय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये लयकारी दुगुन की लयकारी मानी जाती है, जिसमें एक मात्रा में दो मात्रा या दो स्वर बोलना दुगुन या दोगुन कहलाता है। जैसे कि एक, दो, तीन, चार, इसमें सिर्फ आपको दो मात्रा लिखना दोगुन कहलाएगा। ये सारे पॉइंट जरूर याद रखिएगा, आपके एग्जाम में सवाल पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं बार बार आपको दोहरा रहा हूँ कि बाद में आपके एग्जाम में जब पेपर में क्वेश्चन देखोगे तो आपको पछताना ना पड़े उस टाइम, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप इसको नोट डाउन जरूर कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, ताल गजाम्पा में ताली किस मात्रा पर पड़ती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। गजाप्पा ताल में 15 मात्रा और 4 विभाग होते हैं, इसे याद रखिएगा। और 1, 5, 12 पर ताली और 9 पर खाली पड़ती है, लेकिन आपको सिर्फ ताली बताना है। तो ताली सिर्फ 1, 5, 12 पर पड़ती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ताल गजाप्पा में ताली किस पर खाली पड़ती है, तो 9वां मात्रा पर खाली पड़ती है। और इसमें 15 मात्रा और 4 विभाग होते हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। पलुस्कर स्वरलिपि पद्धति में ताल में सम किसके द्वारा दर्शाया जाता है? प्लस से, जीरो से, मात्रा संख्या से या ऑप्शन डी इंटू से। तो पलुस्कर स्वरलिपि पद्धति में ताल में सम मात्रा संख्या द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मात्रा संख्या। भाटखंडे स्वरलिपि पद्धति में सम द्वारा दर्शाया जाता है। प्लस से, इंटू से, जीरो से या ऑप्शन डी।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके यूपी पीजीटी में और आपके डीडब्ल्यूएस में पूछे जा चुके हैं। तो उम्मीद है कि इस बार आपके पेपर में नए क्वेश्चन के पैटर्न पे ये सवाल देखने को मिल सकते हैं। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। एक सप्तक में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 7, 12, 22 या ऑप्शन डी है 0। बात की जाए एक सप्तक में स्वरों की टोटल संख्या तो 12 मानी गई है, जिसमें से 7 आपके शुद्ध होते हैं और 5 आपके विकृत स्वर मिलकर टोटल संख्या आपकी 12 हो जाती हैं। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। इन चारों में कौन सा ध्रुव का एक भाग नहीं है? आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपके ध्रुव का भाग नहीं माना जाता। पहला ऑप्शन है अस्थाई, अंतरा, संचारी या ऑप्शन डी भोग। तो याद रखिएगा, ध्रुव के चार भाग होते हैं, कौन कौन से? तो अस्थाई, अंतरा, संचारी और चौथा आपके आभोग होता है। और लेकिन आपका जो भोग है वो आपका ध्रुव का भाग नहीं माना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप क्वेश्चन नंबर के साथ आप कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओ तान जिसमें तान के साथ गीत शब्द गाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि वो तान जिसमें तान के साथ गीत शब्द गाए जाते हैं उसे बोल तान के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। और याद रखिएगा, जब गीत के बोलों को कहते हुए राग का विस्तार करते हैं तो उसे बोल तान कहते हैं। शुद्ध सप्तक का सातवां स्वर क्या है? आपको बताना है कि जो आपका शुद्ध सप्तक है उसका सातवां स्वर क्या होगा? सा, शुद्ध नी, कोमल नी या ऑप्शन डी त्रिव म। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने म्यूजिक का बेसिक सा क्वेश्चन है कि शुद्ध सप्तक में 7 स्वर होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। उनमें जो 7वां स्वर होता है वो काफ़ी आसान सा सवाल है। जब लास्ट में आपका नी होता है, सारेगामा पाधी ना, तो नी जो है, नी आपका लास्ट 7वां वर्ड है, तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गरे गप ध निसा। आपको पहचानना है आपको राग की कौन सा राग है? कल्याण राग है, भूपाली राग है, बिलावल राग है या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये राग काफ़ी डिफरेंट होता है और इसकी उत्पत्ति आपके थाट से मानी गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि एक राग दी गई है और आपको बताना है कि कौन सा राग है। आप अच्छे से राग को पढ़िए और बताइए इसमें भैरव राग है कि भैरवी राग है या पूर्वी या ऑप्शन डी है आशावारी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये राग आशावारी राग है। ये राग अपने नाम वाले था से ही उत्पन्न माना गया है। मतलब आशावारी जो है इसकी उत्पत्ति आशावारी था से ही मानी गई है। और इसमें गौ, ध, नी स्वर आपके कॉमन लगते हैं। बाकी इसमें स्वर देवत और समौती गंधार माने जाते हैं। और इसकी जाति जो होती है ऑटो संपूर्ण होती है। और इसका गायन का समय दिन का दूसरा पैर माना जाता है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। राग यमन के वादी और स्वादी क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि राग यमन जो है आपके कल्याण तात से उत्पन्न राग माना जाता है। और इसकी जाति संपूर्ण संपूर्ण मानी जाती है। और इसका गायन का समय रात्रि का प्रथम पैर होता है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग मालकोंस में वर्ज्य स्वर क्या है? ग और प, ग और ध, रे और द या ऑप्शन डी रे और प। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मालकोस जो है भैरवी ताल से उत्पन्न राग माना गया है। इसमें ऋषभ और पंचम वर्ष माने जाते हैं और इसकी जाति ऑडो ऑडो मानी जाती है। और इसका गाने का समय तृतीय पार में इसको गाया जाता है। और इनमें कौन सा स्वर कोमल लगता है? तो याद रखिएगा, गंधार, देवत और निषाद तीनों स्वर आपके कोमल लगते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आज की वीडियो में टोटल मैंने 22 क्वेश्चन कराए।
जिसमें से आपके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे और कुछ नए क्वेश्चन थे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको बताना है कि आपका स्कोर आउट ऑफ 22 आपका स्कोर क्या रहा है। अगर आपका स्कोर 13 प्लस आ रहा है तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है, आप इसी तरह मेहनत करते रहिए। अगर आपका स्कोर 13 से कम आ रहा है तो आपको प्रैक्टिस सेट लेने की ज़रूरत है, जिसको सिर्फ आपको 151 में 3500 प्लस क्वेश्चन आंसर और साथ में आपने देख लिया कितने डिटेल में आपको समझा कर दिया जा रहा है काफ़ी आसान भाषा में, जो किसी भी पेपर को आप म्यूजिक पेपर क्लियर कर सकते हो। चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे सहज क्षमता या स्टेट की, सारे लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जो अभी तक बहुत सारे टीचर, बहुत सारे स्टूडेंट ने अभी तक प्रैक्टिस सेट ले लिया। अगर आप भी सीरियस हो एग्ज़ाम को लेकर तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी कम टाइम बचा है। तो सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए और इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी पे से हैं। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी आपके टीचिंग रिलेटेड न्यूज़ कंटेंट आते हैं आपको यहाँ पर अपडेट मिल जाता है। तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है।